गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल अर्बन मेंटर में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है संरचना एवं भू आकृतिक विज्ञान का एक सेकंड चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। अच्छा, इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी फीडबैक्स हैं वो आप चैप्टर आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। अच्छा, इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी फीडबैक्स हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें, ताकि हम अगली वीडियो में थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। देखिए, इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर या फिर ग्रुप्स में मेंबर हैं तो आप उसे शेयर भी कर दीजिए। तो आज हम सोचते हैं, समझते हैं इस चैप्टर को, लेकिन इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले फिलोमिना हम आपको समझा देना चाहते हैं कि हमारी वीडियो या फिर हमारे जो कंटेंट्स हैं इनका किसी भी महाविद्यालय हम एनसीईआरटी सेक्शन को स्टार्ट करें और यह एनसीईआरटी सेक्शन ना तो किसी के कार्यशैली में बाधा डालेगा और ना ही आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होगी। तो हम इस फिलोमिना को क्लियर कर देते हैं कि यह वीडियो बीए की किसी भी क्लास के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो आप इस चैनल को लीव कर सकते हैं अभी के अभी। देखिए, मुझे किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए, ठीक है। जो आपका कीमती समय जाहिर किए आपका वीडियो शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है मिट्टी की उर्वरकता, गठन और स्वरूप अलग अलग क्यों पाए जाते हैं? कहीं पर काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं पर दोमट, कहीं पर मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है यानी रेतीली, और भी कहीं पर चट्टानें पाई जाती है और कहीं पर बजरी नुमा मिट्टी पाई जाती है। तो आप सभी के मन में ये क्वेश्चंस रहते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि तमाम भारत के नक्शे पर अगर हम देखें या फिर वहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी को देखें इंडिया की, तो वहाँ पर कहीं पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, कहीं पर कैसी, तो वो सब डिपेंड करती है वहाँ के अपवाह तंत्र पर। देखिए, अपवाह तंत्र बनता कैसी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। वो थोड़ा सा टॉपिक को क्या होगा वो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्यों ना इसी टॉपिक में रहकर हम इस वीडियो को समझें। चलिए फिर बढ़ते हैं। हाँ जी, सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टान भिन्न हैं, चट्टानों और मिट्टी से संबंधित है। कहीं पर चट्टानें क्या हैं, जो पर्वत है वो वनस्पति नुमा है और कहीं पर नगण्य पर्वत यानी नंगी चट्टानें पाई जाती हैं, यानी उन पर कोई घास या फिर कोई पेड़ पौधे या फिर कोई भी वनस्पति उन पर नहीं होती है। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब जो हमारे पास डेटा वो आया है, चलिए अब हम आपकी पॉइंट्स को नोट करते हुए चलेंगे। हमारी वीडियो का टॉपिक यानी जो इस वीडियो के कंटेंट रहने वाले हैं वो है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हमारा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, फिर आएगा हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। चलिए, हम जो पहले पॉइंट के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट है हमारा प्रायद्वीपीय खंड, ठीक है। प्रायद्वीपीय खंड को क्या है पूरे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो को देखें तो इस वीडियोस को कम से कम आप अपने नोटबुक्स में उतार लें, या फिर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहां से संपर्क कर इस पूरी एनसीईआरटी की नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यह सर्विस आपके लिए बिल्कुल मुफ्त रहेगी और फिर भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो वो भी हम आपका क्लियर कर देंगे। अच्छा, जब से ऑफलाइन क्लासेस का फिलोमिना चालू हुआ है तब से हमारे चैनल को बहुत हानि पहुंची है। कोई बात नहीं, फिर भी हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हौसला कभी नहीं हारना चाहिए जिंदगी में। देखिए, जब भी आप हौसला हार जाते हो ना,
कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो इंसान मन से हार चुका है, एक बार जो इंसान फेलियर हो जाता है वो तो पास हो सकता है, लेकिन जो मन के द्वंद्व से हार जाता है, क्योंकि इंसान के दिमाग में दो विचार चलते हैं। सबसे पहले कौन सा विचार होता है? एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जब इंसान के दिमाग पर नेगेटिविटी हाई होने लगती है तो इंसान इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि पूछिए मत। क्योंकि इस चीज़ को मैं लगभग 15 दिन से फेस कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप चलिए प्रायद्वीपीय खंड की बात करें तो उत्तरी सीमा है वो क्या है? कटी फटी है, जो कच्छ यानी गुजरात के कच्छ से लेकर आरंभ होकर अरावली पर्वत के जो रेंज है गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियां व गंगा डेल्टा तक जाती है। ठीक, तो गंगा डेल्टा यानी जो डेल्टा जो उसका वो है गंगा नदी का, उसको हम 3rd चैप्टर में यानी इससे अपकमिंग वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कर्बी एंजलोंग व मेघालय का पठार व पश्चिम राजस्थान में इसी खंड विस्तार है। ठीक, यानी जो इस ब्लॉक के जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कर्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। ठीक, चलिए, हाँ जी, राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल तथा मरुस्थल सदृश्य। देखिए सदृश्य क्या होता है? सदृश्य होता है यानी जो एक तो होता है दृश्य और एक होता है सदृश्य। यानी दृश्य यानी कोई सीन होता है और सदृश्य वो होता है जहां पर नेचर बिल्कुल किसी चीज को इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आप किसी पर्वतीय स्थान पर गए हुए हैं और वहां पर आप वनस्पति को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? वो जो आपके मन में फीलिंग्स होती हैं नेचर के प्रति, वो ही सदृश्य कहलाता है। ठीक, एक सेकंड, जस्ट सेकंड फ्रेंड्स। अच्छा, तो इसके बारे में सदृश्य तो क्लियर हो गया होगा। सदृश्य स्थलाकृति यानी जो स्थल पर आकृतियां बनी हुई हैं, चाहे वो हिमालय का पर्वत है, अरावली रेंज है, या फिर पठार है, चाहे वो मालवा का पठार है या फिर छोटा नागपुर का पठार है। ठीक, हाँ जी, यहां पर हम आज पहुंच चुके थे। प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस ग्रेनाइट से बना हुआ है। नाइस व ग्रेनाइट ये दो पत्थरों की अलग अलग क्वालिटीज हैं। कैब्रियन कल्प से बना यह भूखंड एक बहुत कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने के कारण कुछ हिस्से विवर्तनीय यानी देखिए विवर्तनीय क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमारी पृथ्वी के अंदर मौजूद होती हैं उनसे परिवर्तित होने के साथ साथ इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण ऊर्ध्वाधर हलचलों खंड भ्रंश से जस्ट सेकंड में अगली स्लाइड में आपको एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलिए, से क्या है? प्रभावित है। यहां तक क्लियर है? चलिए, अच्छा, जो इसके जो प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल वर्क है उसको हम स्किप करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क जो स्टूडेंट्स वो हम एक अलग, यदि आप डिमांड करते हैं तो अलग से लेक्चर डाल देंगे, अन्यथा इसकी कोई ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। चलिए, नर्मदा ताप्ती महानदी रिफ्ट घाटियां हैं और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। यानी देखिए, जब कभी भी फॉर्मेशन यानी पहाड़ों की फॉर्मेशन हुई होगी, पर्वतों की फॉर्मेशन हुई होगी, तो उसके लिए आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज की वीडियो देखनी पड़ेगी और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर आपको क्लिक हो रहा होगा।
तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और यहाँ की नदियाँ उथली और उनकी प्रवणता क्या होती है, कम होती है। देखिए इस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। जब किस नदी किसी पहाड़ से उतरती है तो उसकी क्या होती है, कुछ मान लीजिए वो डिपेंड करती है कि नदी का ढाल कितना ज़्यादा तेज होगा। वो कैसे होगा कि जितना ज़्यादा तेज ढाल होगा ना, पानी उतने ही तेजी से नीचे उतरेगा, और नीचे उतरेगा तो क्या होगा, अपर्दन भी उतनी तेजी से होगा। यानी जो पत्थर, जो भी कंकड़ या फिर जो भी मिनरल्स हैं वो पानी के साथ घुल कर आगे चले जाते हैं और फिर वो जाकर समुद्र में मिक्स हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और ज़्यादा डिटेल में हम आपको थर्ड वीडियो में आपको समझा देंगे। देखिए अब आती है हिमालयन रेंज की। चलिए हिमालयन रेंज, हिमालयन कठोर व स्थिर। देखिए कठोर का मतलब टफ, स्थिर जो कि बिल्कुल स्थिर है। हजारों करोड़ों वर्ष के बाद भी, बाद की तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन हजारों करोड़ों वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी यह जो प्रायद्वीपीय खंड है वो बिल्कुल ज्यों का त्यों बना हुआ है। हिमालय पर्वत भी वैसा का वैसा बना हुआ है, इसमें तो कोई चेंजेस आए नहीं है, आए भी हैं तो वो दरअसल पृथ्वी के जो अंदर की टेक्टोनिक प्लेट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे इनकी हाइट थोड़ी बहुत बढ़ती है, घटती रहती है। ठीक, देखिए ये पर्वत वर्तमान समय में बहिर्जनिक व अंतर्जनिक बलों के कारण अंतर्क्रियाओं से प्रभावित हैं। ये जो बल होते हैं, एक होता है बहिर्जनिक। बहिर्जनिक क्या होता है, जो बल है वो बाहर की तरफ से लगता है, और अंतर्जनिक यानी इंडोजेनेटिक फोर्स वो अंदर की तरफ से बाहर की ओर लगता है। ये क्लियर है? इसके परिणाम स्वरूप इसमें वलन, भ्रंश व क्षेप यानी थ्रस्ट बनते हैं। ठीक है, इन पर्वतों की जो उत्पत्ति है विवर्तनिक हलचलों यानी टेक्टोनिक प्लेट्स की जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी वजह से हुई है। तेज बहाव की नदी से अपरतित ये पहाड़ अभी क्या, सॉरी पर्वत क्या है, वो युवा यानी यूथ स्टेज में है। ठीक, गॉर्ज एंड वी आकार की घाटियां और क्षिप्त्रियां यानी जलप्रपात इसके प्रमाण हैं। ये जो वर्ड है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। घाटियां याद रख लीजिए और जलप्रपात, गॉर्ज और वी आकार, जस्ट ये थ्री और 4 वर्ड्स आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए गार्ज की एक बार मैं आपको दिखा दूं तस्वीर, किस तरीके की ये गार्ज जो एक पर्वतों का प्रकार है वो आप इमेजेस में देख पा रहे हैं। 2.1 पिक्चर देखिए, दोनों तरफ पहाड़ क्या है, गार्ज की घाटी है और बीच में क्या है, एक नदी निकल रही है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब फिर बात आती है हमारे ऊपरी हिस्से यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। एक बार मैं आपको उस गंगा और जो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो इनका जो पूरा फिलोमिना है वो थर्ड वीडियो भी अगर यदि आप देखेंगे तो तभी आपको समझ में आएगा। भारत का तृतीय भू वैज्ञानिक खंड जो है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यहाँ पर क्या होता है, भू अभिनति गर्त है। ठीक, जिसका निर्माण मुख्यतः रूप से हिमालय पर्वतमाला के तीसरे चरण लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से हिमालय पर्वत और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ अवसादों से पाट रही हैं यानी जो अपर्दन करती हैं वो इस कदर करती हैं कि जैसे मान लीजिए गंगा नदी का जो महत्व है वो हिंदू धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा है। गंगा नदी को क्या है, एक पवित्र नदी यानी हॉली रिवर के रूप में देखा जाता है। ठीक, क्योंकि माना जाता है कि गंगा नदी के जल में कुछ ऐसी खासियत होती है कि इस पानी में कभी भी काई नहीं लगती है, ना ही ये पानी कभी खराब होता है। क्यों? लेकिन 2014, एक मिनट में आपको फैक्ट बता देता हूँ,
यानी 2014 से पहले गंगा नदी की जो हालत है वो काफ़ी दयनीय थी। दयनीय क्यों थी? देखिए इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझिए। उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चमड़े का उद्योग है। और जब चमड़े का उद्योग यानी उसके अंदर इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है। लेकिन जब से मैं सबसे धन्यवाद करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लागू किया। अच्छा, उस प्रोजेक्ट की खासियत क्या थी कि इस प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी के जल स्तर और जल की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना, वह जो नदी में जो कूड़ा करकट जो भी डाला जाता है या जो भी सीवेज या फिर इंडस्ट्रियल डस्ट या फिर पर जो भी डस्ट, ये डस्टबिन सीमेंट जो डालते हैं यानी कूड़ा करकट, वो उस नदी में न डाले, इस चीज़ को सुनिश्चित उनको करना था। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ऊपरी वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न भूवैज्ञानिक संरचनाओं में बहुत महत्वपूर्ण अंतर हैं। ठीक है, कहीं पर धरातल, कहीं पर भूआकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक यानी भूआकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ पर क्या है, यहाँ के भूआकृतिक और ऊंचावच यानी जो फॉर्मेशन है जो पहाड़ों, पर्वत और मैदानों की, वो इस पर प्रभाव डालती है। अब बात आती है भूआकृति की। आपके सबसे मन में क्वेश्चन बन रहा होगा, ये भूआकृति आखिरकार होता क्या है? देखिए जियोमॉर्फोलॉजी यानी जो देखिए कहीं पर पठार, कहीं पर पर्वत, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, वह कहीं पर भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये कुछ एक इसके पॉइंट्स हैं जो किसके हैं, भूआकृति विज्ञान के। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी होने का मेरे पास पूरा चांस है। उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। अब आ गया है हमारे पास जी मैप। सबसे इंपॉर्टेंट है मैप, ऊंचावच। देखिए इस मैप को अच्छे तरीके से हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम उत्तरी पर्वतमाला में चलते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा क्लियर होने में टाइम लगता है क्योंकि ग्राफिक्स में यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी K2 काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी की क्या है, एक रेंज है। मैप को अच्छी तरीके से मैं समझाऊं तो एक बार इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। संकेत, अच्छा इसमें कोई संकेत नहीं बने हुए। हाँ संकेत तो हैं। संकेत क्या है, समुद्र तल से 900 मीटर से ऊंचाई, ये इसकी जो यहाँ पे जो फॉर्मेशन इसमें बनी हुई है, शिखर, पर्वत श्रेणी। अच्छा ठीक है, अब हम जम्मू कश्मीर पर फिर से चलते हैं। यहाँ पे शिवालिक रेंज आपको दिख गई। ये जो है ये शिखर है, काराकोरम हो गया, K2 हो गया, जास्कर हो गया, कैलाश श्रेणी। अच्छा, कैलाश पर्वत आपने सुना होगा, यानी भगवान शिव की निवास स्थल, वो यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है तो इस प्लेस पर जो यहाँ भगवान शिव को मानने वाले श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर जाते हैं। लद्दाख श्रेणी के बाद हो गया फिर हमारा नंदा देवी पर्वत, कामेंट पर्वत, फिर है धौलगिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। एवरेस्ट का तो नाम आपने सुना ही होगा। चलिए, नहीं सुना है तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्लियर करा देंगे। मकालू शिखर, कंचनजंगा, ये सब क्या है, हिमालय फॉर्मेशन का एक हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पे सांगपो घाटी भी है। ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से चलती है। देखिए ये जा रही है, वो गारो खासी जयंती को होते होते यहाँ पर गिर जाती है समुद्र में। मिर्जा, नागा श्रेणी, पाटकोईबूम और नामचा बरुआ। ठीक है, इस नेम को आप अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक फैक्ट बताएंगे हम आपको। तो भैया नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए इस चैनल के संग। सतपुड़ा श्रेणी, मालवा का पठार यहाँ पर है। चंबल नदी और सिंध नदी है।
अच्छा सिंध नदी, लूनी नदी, हाँ ये लूनी नदी मेरे ख्याल से कहाँ पर है, एक सेकेंड, हाँ जी लूनी नदी ये दरअसल हाँ राजस्थान और गुजरात के ऊपर ऊपर आकर इसमें यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुकी है। नदियों को तो हम एक अलग वीडियो में, सतमाला रेंज, कोंकण एक जगह का नाम है, पश्चिमी घाट, अच्छा पश्चिमी घाट ये है और पूर्वी घाट ये है, ये क्या है कोरोमंडल तट, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर छत्तीसगढ़, मैकाल रेंज, कैमूर। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो रहा होगा। फिर भी आपको कुछ रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस की यदि आप वीडियो का एनिमेटेड लास्ट सीन देखें तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में उस मिनट और सेकंड का मेंशन कर दूंगा और आप वहां से वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको आसानी तरीके से समझ में। ये हिमालयन रेंज है, ये इसकी पिक्चर कुछ इस तरीके से दिखती है, ये यहाँ पर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ होते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ जी, चलिए अब जो है पश्चिमी हिमालयन रेंज, ये पश्चिमी, ठीक है, ओके, इसको हम नहीं देखें तो अच्छा ही होगा। चलिए हिमालयन रेंज का देखिए ये स्टेज है, सिंधु नदी का मैदान, ये शिवालिक रेंज यहाँ पर है और मध्य हिमालय ये, और मैं आगे बढ़ूँ तो वृद्ध हिमालय ये, और लद्दाख श्रेणी यहाँ पर और कैलाश श्रेणी यहाँ पर पड़ती है, ठीक। ये डायग्राम है, ये मेरे ख्याल से एग्ज़ाम के अंदर आए तो आप इस डायग्राम को अच्छे से अटैम्प्ट करना, मार्क्स आपके बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए फूलों की घाटी, किसी एक सेकेंड यार, ये टूल कई बार तंग कर देता है इंसान को। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी में स्थित है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ साहिब इसी इलाके में स्थित है। अच्छा, इसी इलाके से प्रयाग संगम, नदी संगम स्थित है, जो पुस्तक के अध्याय 3 में भी बताया गया है कि अन्य प्रयागों के नाम से आप जान सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है। दार्जिलिंग हिमालय, यानी इस वीडियो के मुझे 2 पार्ट करने पड़ेंगे, डैम श्योर है। चलिए अब फिर बात करते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इसके पश्चिम में यानी नेपाल, मैप के एक सेकंड में मैं मैप दिखाकर, अगर आप यहाँ पे नेपाल है, ये यहाँ पर एक सेकंड, ये रहा नेपाल, ठीक है। इसकी बात हो रही है इस नेपाल की, यानी पश्चिमी भाग ये है, पूर्वी, सॉरी यहाँ पे पूर्वी 84 डिग्री पूर्व यहाँ पर और 36 डिग्री उत्तर यहाँ पर दिखाया गया है। कुनलुन श्रेणी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसके लिए लेकिन यह बहुत छोटा पठार है, सॉरी पर्वत है, हिमालयन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यहाँ पर तेज बहाव वाली तिस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां हैं और गहरी घाटियां पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा नामक जनजाति पाई जाती है। इसे अंडरलाइन कर लीजिए। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? कंचनजंगा के आसपास के इलाकों में, ठीक है। दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग, जिसमें नेपाली, बंगाली व मध्य भारत की जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ की प्राकृतिक दशाएं कौन कौन सी होती हैं? मध्यम ढाल, जीवाश्म युक्त मिट्टी व संपूर्ण वर्षा का यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा जो यहाँ पर दार्जिलिंग में होती है, ठीक है। यानी पेज नंबर 7 तक हम पार्ट 1 करेंगे। तो इससे आगे वाले जो भी हिस्से हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंसर्न करेंगे और कन्वे करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो थोड़ा सा बोरियत भरा भी हो सकता था, लेकिन इससे मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। तब तक के लिए मेरी इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।
Take care. Till then, thank you and bye bye and good night.